हवेली के दुरू दीवार पर अजीब वहशत तारी थी। हर चीज जैसे सोगवार थी। हरीम और सलमा बेगम की सिसकियां पूरी हवेली में गूंज रही थीं। हर आंख अश्कबार थी। इमाद भी नम आंखें लिए हरीम को देखे गया। बस करो मेरी गुड़िया, और कितना रोगी। यूसुफ साहब ने इसका भीगा चेहरा साफ किया। जायश सर झुकाए अपनी कमर पर हाथ बांधे संजीदगी से ये मंजर देखे गया। रफीक ठीक इसके सामने खड़ा था। तब इमाद लपक कर इस तक आया था और जायश का गिरेबान अपने हाथों में दबोचा। यूसुफ और रफीक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जबकि सलमा बेगम और हरीम के लबों से चैख बरामद हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की बुज़दिल इंसान, ये ऐसी तो नहीं थी, देखो तुमने क्या हालत बना दी है इसकी। इमाद अपने आपे से बाहर होने लगा। जायश शर्मिंदा सा बगैर किसी रद्द अमल और मुजाहमत के यूं ही खड़ा रहा। जानता था इमाद की जगह वो होता तो जाने क्या कर गुजरता। बड़ी मुश्किल से यूसुफ साहब ने इमाद को वापस खींचकर उसे इस पर हाथ उठाने से रोका कि वो अब किसी हंगामा आराई के या फिर किसी नुकसान के होने के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते थे। यूसुफ साहब इमाद को दबोच कर हरीम के पास लाए थे। वो सलमा बेगम की बाजुओं से निकलकर इमाद के सीने से लगी और हिचकियों के साथ रोने लगी। मेरी गुड़िया। इमाद भी अब बेआवाज आंसू बहाने लगा था। प्लीज खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दी आप लोग। मैं जानता हूँ मुझसे संगीन किस्म की गलती हो गई है, बल्कि गुनाह हुआ है मुझसे, मगर गलती भी तो इंसानों से ही होती है। मेरी भूल समझकर मुआफ कर दी मुझे। जायश ने यूसुफ साहिब के सामने हाथ जोड़े। गलती? बाबा इस गलीज पागल आदमी को कहीं अभी के अभी हरीम को आज़ाद करे, नहीं तो मैं अपने हाथ इसके गंदे खून से रंग डालूंगा। इमाद धाड़ा था। सलम बेगम ने नफरत से इस आदमी को देखा जिसने उनकी बेटी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इमाद तहम्मुल से काम लो, यूसुफ साहिब ने टूक। हरीम उधर आओ बाबा के पास, यूसुफ साहिब ने कहते उसे अपने सीने से लगाया। बाबा मुझे ले जाएं यहाँ से, मैं यहाँ एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी बाबा, मुझे घर जाना है। हरीम ने हिचकियों के दौरान यूसुफ साहिब से कहा। मेरी बच्ची का फैसला अच्छी तरह से सुन लिया होगा तुमने, तो बेहतर यही है कि तुम उसे अभी के अभी हमारे सामने तलाक देकर आज़ाद कर दो। वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। जो भी था तुम्हारी गलती थी अगुना, मेरी बच्ची को आज़ाद करके इसका अजाला करो। यूसुफ साहिब के सर्द लहजे में कहे गए अल्फाज ने जायश के पैरों तले से जमीन खींच ली। ऐसा मुमकिन ही नहीं है सर। हरीम अब मेरी इज्जत है, मेरी बीवी, इस हवेली की बहू। सरदार खानदान में तलाक़ें नहीं होती, रिश्ते निभाए जाते हैं। मैं जानता हूँ इसे हासिल करने का मेरा तरीका इंतहाई घटिया था, मगर अब जो भी है ये मेरी है। इसे आज़ाद हरगिज़ नहीं करूँगा मैं। ये मेरी इज्जत है और मरते दम तक मेरे नाम से मंसूब रहेगी। हरीम मेरी है और मेरी ही रहेगी। जायश ने झुकी निगाहों के साथ मगर बेहद पुख्ता और अटल लहजे में कहा तो वहाँ खड़े हर शख्स ने दम साथ लिया। हरीम फिर से बेजान होने लगी। तुम्हारी हिम्मत है अब भी ये सब बकवास करने की। इमाद इसकी जानिब लपक, मगर सलमा बेगम ने इसका बाजू दबोच लिया। वो देख सकते थे असलहे से लबरेज गार्ड्स की फौज। इस शख्स की ताकत, इसीलिए इससे लड़ना नहीं चाहते थे। बरखुरदार शायद तुमने सही तरह से सुना नहीं जो हमने कहा। मेरी बच्ची यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। तुमने खुद कहा कि तुम अपने किए का अजाला करना चाहते हो तो अजाला करो फिर, मेरी बच्ची को अभी के अभी आज़ादी देकर। यूसुफ साहिब ने भी अब इंतहाई सर्द लहजे में कहा था। जायश ने पहलू बदला। अब लोग इस वक्त जज्बात हो रहे हैं सर, सोच समझ कर फैसला कीजिए। मैं अपने किए का अजाला करना चाहता हूँ, मगर आपकी बच्ची को एक हफ्ते की अपनी बीवी बनाकर छोड़कर बर्बाद करके नहीं, बल्कि इसका घर बसाकर उसे ज़माने भर की खुशियाँ देकर। होप सो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अब से, जायश ने संजीदगी से कहा। यूसुफ साहिब खामोश हो गए। इम्तियाज, जायश ने बुलंद आवाज में उसे आवाज दी तो वो वहां हाजिर हो गए। बीबी जी को उनके कमरे में ले जाओ, जायश ने बेतासुर लहजे में कहा, जबकि वहां मौजूद इमाद उसकी ढिठाई पर गुस्से से पागल हो गया। तभी इमाद ने लपक कर उसका गिरबान दबोचा था। सलमा बेगम और यूसुफ साहिब ने इमाद को पकड़ा, मगर वो किसी शेर की तरह फिर झपका था। मेरी बहन अब सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाएगी बेगैरत इंसान, और तुम अभी के अभी इसे आज़ाद करोगे। इमाद चलाया। ये नहीं हो सकता।
हरीम अब मेरी है और ये मरते दम तक इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो सकती। जायश का लहजा अब की बार सख्त था, मगर वो अभी तक तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। इमाद की दस्त दराजी का जवाब नहीं दे रहा था। यूसुफ साहब ने एक झटके से इमाद के हाथों से इसका गिरेबान छुड़ाया। मैं कोर्ट जाऊंगा और अपनी बहन को तुम जैसे दरिंदे से आज़ादी दिलाकर रहूंगा। इमाद भूखे शेर की मानिंद फुनकारा, मगर उसकी एक ही तकरार से अब जायश का दिमाग भी घूम चुका था। कोशिश करके देख लो, वैसे इस शहर की कोर्ट कचहरी अपनी जेब में लेकर फिरता हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ हरीम से साले साहिब, और बेहतर यह है यूं जज्बाती होने की बजाय अपने बड़ों को फैसला करने दो। जायश का लहजा अब की बार कदरे बुलंद और था। हरीम की जान हल्क में अटक गई। आखिर यूसुफ साहब ने ही इमाद को सख्ती से इशारा करके चुप करवाया। अरे खुदा का खौफ करो, फिरौन मत बनूं। बेकसूर होते हुए मेरी बच्ची पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। देखो क्या हाल बना दिया है मेरी बच्ची का। अभी भी इसे कैद में रखना चाहते हो? खौफ करो खुदा का, बहन वाले हो तो डरो इसके कहर से। बख्श दो मेरी बच्ची की जान, जाने दो हमें। यूसुफ साहब ने दो टोक लहजा इख्तियार किया। सलमा बेगम ने बिलक बिलक कर रोते उसे कोसा तो जायश को खामोश हो गया। यूसुफ साहब आगे बढ़े और वो हरीम को खुद में छुपाकर बाहर की जानिब बढ़े। जायश अब की बार कुछ बोल नहीं पाया था। वो अपनी आंखों के सामने उसे खुद से दूर जाता हुआ देखता रहा। वो घर वापस आकर दोबारा से बखर गई थी। रू रू कर अपनी हालत खराब कर ली। बड़ी मुश्किल से सलम बेगम ने इसे संभाला। अब वो बिल्कुल निढाल यूं ही हिचकियां भरते भरते सलमा बेगम की गोद में गहरी नींद सो गई थी। सब इसके अर्द गिर्द बैठे थे जब अस्मा हरीम के लिए जूस का गिलास लेकर उसके कमरे में आए। इमाद ने इसे खामोश रहने का इशारा किया तो इसने जूस का गिलास चुपके से टेबल पर रख दिया। इमाद, यूसुफ और अस्मा कमरे से बाहर निकल गए। काफी देर बाद सलम बेगम इस पर कंफर्टर दुरुस्त करके बाहर आए। यूसुफ साहब इमाद को धीमी सरगोशियों में कुछ समझा रहे थे। सलमा बेगम यूसुफ के पास आकर बैठे। अब क्या करना है यूसुफ साहब? इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएं अपनी बच्ची की? सलम बेगम का लहजा अब भी नम था। अब फिक्र मत करें बेगम, अब जैसा हमारी बच्ची चाहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा। वो सब होना और ये हादसा इसके नसीब में लिखा था जिसमें मेरी मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं था। मगर अब जिंदगी के हर कदम पर, हर मुसीबत पर इसका बाप इसके साथ है, तो अब आपको फिक्र करने कोई जरूरत नहीं बेगम। यूसुफ साहब ने उन्हें दिलासा दिया। क्योंकि इमाद को वो इस कंडीशन की नज़दीकियत समझा चुके थे, तभी अब वो खामोश था। आज की रात सरदार जायश जहांगीर के लिए बेतहाशा बोझल और भारी थी। रात के 12 बज चुके थे मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो अब अपने सीने में अजीब सी घुटन को महसूस करते लान में चला आया था। इसके जाने के बाद इसे मजीद एहसास हुआ था कि वो इसके लिए किया थी। अब वो बैठा किसी गैर मरी नुक्ते को घूरे जा रहा था। रफीक भी अपने क्वार्टर से निकलकर आज खामखा कभी गेट तक जाता तो कभी वापस आ जाता। अब जबकि अपने मालिक को यूं टूटी बिखरी हालत में लान में बैठे देखा तो इसके पास चला आया। सरदार जी, रफीक ने पुकारा। ये जुदाई बहुत दर्दनाक है रफीक। एक वही तो मिली थी जिससे अब लगता था कि मैं भी एक जिंदा और जीता जागता इंसान हूँ। मेरे सीने में भी एहसासात से भरा एक दिल मौजूद है। अब वो नहीं है तो दिल बेजान हुआ जा रहा है। जायश ने बेबसी से अपने लब कुचलते से अपना दिल का हाल बताया। सब्र और हौसले से काम ले सरदार जी, इंशाल्लाह मालिकन जल्द इस हवेली में वापस आ जाएंगी। रफीक ने इसे तसल्ली देना चाहिए। तभी जायश का फोन बजा। उसने पॉकेट से फोन निकालकर कान को लगाया। रफीक, गाड़ी निकालो। और वो फोन सुनते ही अपनी जगह से तेजी से उठा था। सलमा बेगम ने इसे रात के खाने के चंद नवाले जबरदस्ती खुलाकर और मेडिसिन देकर सुला दिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा आराम करे। और अब वो अपने बेड पर कदरे पर सुकून होकर नींद दराज थी और गहरी नींद में थी। जब को साया खिड़की के जरिए बहुत चुपके से अंदर दाखिल हुआ। वो साया बेड के करीब आया था और उसकी आहट पाकर हरीम की आंख खुल गई थी। अपने बिल्कुल सामने एक मर्तबा फिर उसे देखकर हरीम के औसान खता हो गए थे, मगर वो अपनी जगह से हल नहीं पा रही थी। वो धीमे कदमों से चलता बेड तक आया और इस पर झुककर इस पर अपना मुकम्मल साया फैला दिया। हरीम की जान लबों पर आ गई। वो धीमे से झुका और उसके माथे पर अपने लब रखे। हरीम, जो कि अब अपने बाप के घर थी, एहतिजाज करना चाहा मगर कर ना पा।
अब वो फिर से पागलों की तरह दीवानावार उसके चेहरे का एक एक नक्श चूम रहा था। हरीम के आंसू तकिए में जज्ब होने लगे। वो अब इसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में ले गया था। हरीम बेजान होने लगी। इस पर चूंकि इस शख्स की वजह से अंधेरा ज्यादा हो गया, दबाव बढ़ने लगा। एक मर्तबा फिर वो इसकी रूह पर कब्जा करने के दर पे था। सलम बेगम जो एहतियात से इसे देखने इसके कमरे में आई थी, इसे बंद आंखों से बिस्तर पर मछली बेआब की तरह तड़पते देख और चीखते सदमे से बेहाल हुई थी। छोड़ दे मुझे, मैंने कहा छोड़ी मुझे, करीब मत आए, ऐसे मत छुए मुझे, मैं मर जाऊंगी, दूर हटी, खुदा के लिए दूर हटी। इसकी आहें और सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। हरीम, मेरी बच्ची, सलमा बेगम ने इसे कंधों से थामकर झंझोड़ा। तब वो अपने किसी डरावने ख्वाब के असर से बाहर निकली। चंद देर यूं ही फटी फटी आंखों से आसपास देखकर समझने की कोशिश करती रही कि वो कहाँ है। तब सारी सूरत हाल जानने के बाद वो सलम बेगम के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रू दी, मम्मा मुझे बचा लें, वो आ जाएगा, फिर से मेरे करीब आ जाएगा, वो बहुत बुरा और गंदा है। वो बेतरतीब अल्फाज अदा करती रो रही थी। हरीम चुप करो, कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा, ये हमारा घर है, तुम बिल्कुल महफूज हो, कोई नहीं आएगा। सलमा बेगम इसे खुद में भींचकर तसल्ली दिए गई। वो जैसे उनकी गोद में छप गए। सलमा बेगम उसके बालों में हाथ फेरे गई। जैसे ही वो काफी देर के बाद पर सुकून होकर खामोश हुई, सलम बेगम ने इसके चेहरे पर निगाहें जमाए हुए इसे देखा। हरीम, इसने जबरदस्ती की तमेरी साथ सलमा बेगम को अपनी आवाज खाई से आती महसूस हुई। हरीम ने उनकी गोद में चेहरा छुपा लिया और आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। भला माँ से भी कोई बात छुपाने के काबिल होती है। वो धीरे धीरे सलमा बेगम को सब बताती गई। जायश खुशी से पागल अब अनाबिया के कमरे के बाहर खड़ा डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वो कोमे से बाहर आ गई थी और अब इसका फाइनल चेक जारी था। नियत के साथ मुराद मलती है। सोचा नहीं था अपने किए का अजाला करने की सोच पर अमल करने से इसे इस कदर नेमतों से नवाजा जाएगा। वो बार बार अपने दिल में सजदा शुक्र अदा कर रहा था। डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो मिस्टर जायश, आपकी सिस्टर अब बिल्कुल ठीक हैं। कल सुबह तक हर किस्म के टेस्ट से तसल्ली कर लेने के बाद हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर ने इसे कहा और चली गई। अनाबिया, वो बेकरारी से कमरे में दाखिल हुआ, मगर वो इसे देखकर रुख फेर गई। मगर जायश जबरदस्ती आगे बढ़ा और इस कमजोर से वजूद को सीने में भींच लिया। जो हुआ इसमें तुम्हारा क्या कसूर था पगली? जायश के कहने की देर थी जब वो बिलक बिलक कर रूद। जायश ने इसके बालों में हाथ फेरा। तब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल में दफन इस दर्दनाक राज से पर्दा हटती गई, जो कि कुछ यूं थी। स्कूल का स्टाफ रूम बिल्कुल खाली था। सिर्फ अनाबिया वहां मौजूद थी। स्कूल का रूल था स्टाफ के आधे घंटे पहले बच्चों को छुट्टी हो जाया करती थी। बाकी का आधा घंटा मीटिंग्स स्टाफ के जरूरी काम वगैरह निपटाने के लिए मुख्तस था। इसकी क्लास खत्म हो चुकी थी। वो ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। 10 माह हो चुके थे अनाबिया को स्कूल ज्वाइन किए, मगर वो किसी से भी इतनी फालतू गुफ्तगू नहीं करती थी। अपने काम से काम रखती। पर नस्पिल इससे काफी खुश थी। फैजान एक शैतान सिफत इंसान था जो 10 माह से इसके नौखेज हसन पर आंख रखे हुए। हालांकि वो स्कूल में काफी नेक सिफत मशहूर था, मगर पहले दिन से अनाबिया को ऐसा दिल में बसाया कि उसे पाने को हर तरह का जाल बिछाने। इसे प्रपोज किया तो अनाबिया ने यह कहकर उसे रद्द कर दिया कि तालीमी इदारे में इस किस्म की चीजों की गुंजाइश नहीं निकल। फैजान ने जब घर रिश्ता भेजने की बात की तो इसने सख्ती से इनकार कर दिया। वैसे भी अनाबिया को वो पसंद नहीं था, तो फैजान को काफी इंसल्ट का सामना करना। अनाबिया ने सख्ती से इनकार कर दिया कि वो इससे शादी नहीं कर। इस बात को 2 माह हो चुके। वो स्टाफ रूम में थी तो कुछ ही देर में नौकर उसे चाय देकर। अनाबिया को नहीं मालूम था कि वो चाय नहीं उसकी बर्बादी है, क्योंकि फैजान ने नौकर को पैसे खुलाकर इस चाय में नशा आवर चीज मिलवाई थी। वो धीमे कदमों से चलता इस तक स्टाफ रूम में आया था। अनाबिया का सर चकराने लगा। अनाबिया, अब ठीक तो है ना? वो नरमी से बोला। अनाबिया ने इसे नजरअंदाज किया और खड़ी होकर चकराते सर के साथ ड्राइवर के आने से पहले ही बाहर निकल गई। और यही इससे सबसे बड़ी भूल हुई।
वो बाहर निकली तो रिक्शा को रोककर इसमें बैठ गई। फैजान रिक्शे के जाने के बाद जानबूझकर देर में अंदर से निकाला, मगर बाइक पर बैठकर उसने बाइक दौड़ाई और रिक्शे को रास्ते में रोक लिया। तब तक इसके प्लान के मुताबिक अनाबिया रिक्शे में बेहोश हो चुकी थी। तब मक्कारी से शोर मचा दिया कि वो इसकी बीवी है और इससे नाराज है। उसने मक्कारी से रिक्शे वाले पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि उसने कुछ किया उसकी बीवी के साथ। रिक्शे वाला बुज़दिल था, रिक्शा लेकर भाग खड़ा हुआ। फैजान अनाबिया को दूसरे रिक्शे में डालकर अपने घर ले आया। जानता था आज घर में कोई नहीं है। जब अनाबिया को होश आया तो वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और पास ही वो दरिंदा खड़ा मुस्कुरा रहा। अब तो सुहाग रात भी हो चुकी डार्लिंग, यकीन करो बेतहाशा मजा आया। अब बताओ अब भी शादी से इनकार करोगी, क्योंकि अब तो कोई और मेरी इस वजूद पर थूकेगा भी नहीं। उसने इंतहाई हकारत और मकरू लहजे में कहा। अनाबिया गिरती पड़ती वहां से बमुश्किल निकली। अब जीने का कोई फायदा नहीं था, तभी मौत को गिले लगाना बेहतर समझा। इसके बाद वो कोमे में रही और अब जबकि होश में आई थी तो तब भी इसके अंदर जीने की तमन्ना बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मगर जायश की शफकत और मोहब्बत ने इसे जिंदगी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता खींच ही लिया।